हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम सॉल्व कर रहे थे इलस्ट्रेशन 1 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो इलस्ट्रेशन 1 का हमने पहला हिस्सा दैट इज डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस आइटम्स को उठा के हमने हमारे फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में इस तरह से ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है कि हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के हर एक आइटम को पढ़ा एंड उसे फाइनल अकाउंट्स के अपने सही जगह पर पोस्ट किया। आज हमें क्या करना है, तो आज हमें शुरुआत करनी है विद द पोस्टिंग ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेस कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम हमें उठाने हैं एंड उन्हें हमें फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करना है। अगेन जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको जहां पर ओपनिंग स्टॉक परचेसेस लिखा हुआ है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा इज इंश्योरेंस, बैड डेट, सैलरीज लिखा हुआ है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एंड उसके नीचे हमने सेकंड पेज पर बैलेंस शीट ड्रॉ की हुई है, राइट। अब क्रेडिट साइड के आइटम्स जब भी आप पोस्ट करोगे तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद क्या रखोगे कि क्रेडिट साइड का आइटम हमेशा आपका लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा। क्रेडिट साइड विल बी आइदर योर लायबिलिटी या फिर इनकम। अगर क्रेडिट साइड का आइटम आप पढ़ते हो ना, आपको समझ में आता है कि यार ये लायबिलिटी है, तो उसको उठाएंगे एंड सिंपल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे। बट अगर वो इनकम है तो बस आपको इतना ही चेक करना है कि क्या वो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में फिट हो रहा है। अगर वो ट्रेडिंग में फिट नहीं हो रहा है तो आपको नीचे लिखना है। इनकम साइड इज वेरी सिंपल। इनकम में सेल्स के अलावा जो कुछ भी इनकम होगा, क्रेडिट में व्हेन आप ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पढ़ोगे तो क्रेडिट साइड में अगर आपको कोई इनकम आइटम दिखता है, लाइक आपको सेल्स हुआ या सेल्स करके पैसे मिले या रेंट मिला या इंटरेस्ट मिला या डिस्काउंट मिला, तो सेल्स छोड़ के बाकी कोई भी इनकम हो, सेल्स छोड़ के बाकी कोई भी इनकम हो, उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। सिर्फ सेल्स ऊपर जाएगा, राइट। सेल्स छोड़ के ऑल अदर इनकम विल कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। वेरी सिंपली याद रखो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम्स पढ़ते वक्त वो आइटम आइदर लायबिलिटी होगा। इफ इट इज लायबिलिटी, वेरी सिंपल, उठा के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पोस्ट करो। इफ इट इज इनकम, फर्दर सोचो कि ये इनकम सेल्स है क्या। अगर सेल्स है तो ऊपर लिखो, सेल्स नहीं है तो नीचे लिखो। देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मतलब है वो जिन्हें हमें पैसे देने बाकी है। क्रेडिटर्स मीन्स द मनी पेएबल, इट इज आवर लायबिलिटी, मुझे पैसा देना बाकी है। क्रेडिटर्स का मतलब है जिनसे मैंने सामान उधार खरीदा है, राइट, गुड्स उधार खरीदे हैं एंड उसके बदले में आई एम लायबल टू पे देम बैक। कि मैंने 56,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स अभी भी बाकी है, मतलब क्रेडिटर्स को अभी भी मुझे 56,000 रुपीज़ देना बाकी है। तो देना बाकी है मतलब इट इज माई लायबिलिटी। वेरी सिंपल, क्रेडिटर ऑलवेज लायबिलिटी। जैसे डेटर्स हमने एसेट्स में लिखा, वैसे ही क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा। तो मैं सिंपली क्रेडिटर्स को उठा रहा हूँ एंड हमारे फॉर्मेट में लायबिलिटीज में लिख रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000। ट्रायल बैलेंस से उठाया एंड लायबिलिटी में लिख लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000। सो वी आर डन विद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है सेल्स। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट सेल्स सिंपली उठाना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। फर्स्ट लाइन में देखो ऑलरेडी हमने बाय सेल्स लिखा हुआ है, बस उसके सामने अमाउंट लिखो, सेल्स इज 81,000। तो सेल्स उठाया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, फर्स्ट लाइन पर लिखा सेल्स 81,000। बट सेल्स मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि सेल्स के नीचे हमने सेल्स रिटर्न पहले से लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स की अमाउंट में से सेल्स रिटर्न सबट्रैक्ट करके टोटल बाहर लेनी पड़ेगी। तो 81,000 इज माई सेल्स, उसमें से 5,000 का मेरा सेल्स रिटर्न है, तो माई टोटल सेल्स या नेट सेल्स इज 76,000। कि एट द एंड मैंने टोटल 76,000 रुपीज के गुड्स बेचे। 81 के बेचे थे लेकिन उसमें से 5,000 के रिटर्न आए, तो नेट सेल्स is 76,000. So my net sales amount is 76,000. सेल्स के बाद अगला आइटम है परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न हम ऑलरेडी शुरुआत में लिख चुके हैं कि हम परचेसेस डेबिट साइड में देखो, परचेसेस में से परचेस रिटर्न 3,000 ऑलरेडी सबट्रैक्ट कर चुके हैं। जब हमने डेबिट साइड के आइटम्स पोस्ट किए तो वी हैव ऑलरेडी सबट्रैक्टेड परचेस रिटर्न, तो उसे फिर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो परचेस रिटर्न को स्किप करो। परचेस रिटर्न के बाद अगला आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल की ऑलवेज जगह फिक्स्ड है कि कैपिटल हमेशा उठाना है एंड वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन पर लिखना है। कहां लिखना है, ऑन द फर्स्ट लाइन। कैपिटल विल ऑलवेज, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल मिलेगा, कैपिटल को हमें उठा के लायबिलिटी में लिखना है। अगेन व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। कैपिटल यानी कि जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगेन हम बैलेंस शीट बना रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, हम बिजनेसमैन की बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो बिजनेस क्या कह रहा है, बिजनेस कह रहा है कि कैपिटल इज द अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो कैपिटल बिकेम लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस।
कि बिजनेस को, बिजनेसमैन को कैपिटल लौटाना है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बिजनेस की, गेटिंग इट? तो कैपिटल विल बी टर्म्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, की बिजनेस हैज टू पे दिस मच अमाउंट बैक टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे है, दैट इज कैपिटल, एंड कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। हम बैलेंस शीट, ये जो फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो बिजनेस के लिए बना रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं बना रहे हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन देखो इसके बाद कैपिटल होगा ही, बिकॉज बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होगा। तो कैपिटल जब भी आएगा वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही होगा, एंड उसे क्रेडिट से उठा के आपको हमेशा लायबिलिटी में ही लिखना है। तो ऑलरेडी देखो, हमने ऑलरेडी लास्ट जब हमने डेबिट के आइटम्स पोस्ट किए थे तो हमें ड्राइंग्स मिला था। तो ड्राइंग्स मैंने क्या कहा था? ड्राइंग्स इज उल्टा ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा आया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। ड्राइंग्स उसका उल्टा है, बिजनेसमैन ने पैसे निकाले। तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने कैपिटल लिखा था बट उसकी अमाउंट नहीं लिखी थी। अब मुझे अमाउंट मिली 2,50,000, तो बस मैं कैपिटल के सामने लिख रहा हूँ 2,50,000, राइट? अब मैं उसमें से इमीडिएटली क्या करूंगा? ड्राइंग्स की अमाउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 2,50,000 माइनस 10,000, बस मैं उसकी टोटल नीचे लिख रहा हूँ एज 2,40,000। मैंने उसकी टोटल आउटर कॉलम में नहीं निकाली, क्योंकि एट द एंड जब हम फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे हमें इस बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा, एंड वो प्रॉफिट या फिर लॉस जो कुछ भी होगा वो हमें एंड पे कैपिटल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। प्रॉफिट होगा तो वो हमें कैपिटल में ऐड करना है, लॉस होगा तो वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए मैंने अभी भी कैपिटल की अमाउंट इनर कॉलम में ही रखी है। अभी तक मुझे कैपिटल की फाइनल अमाउंट नहीं मिली है। जब भी फाइनल अमाउंट मिलेगी मैं उसे उठा के बाहर निकालूंगा। तो फाइनल अमाउंट मुझे कब मिलेगी? एट द एंड, जब मुझे बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस का पता चलेगा। उस प्रॉफिट या फिर लॉस को मैं कैपिटल में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, एंड देन कैपिटल की टोटल बाहर निकालूंगा। उससे पहले कैपिटल की टोटल बाहर नहीं लेनी है, राइट? ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करो, टोटल नीचे लो। तो कैपिटल यानी कि बिजनेसमैन ने 2,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए, आउट ऑफ विच उसने 10,000 रुपीज के ड्राइंग्स कर लिए, तो उसका कैपिटल बिजनेस से कम हो गया, तो इसलिए हमने ड्राइंग्स कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया। तो ये तीन जोड़ियां याद रखो, कोई भी सम सॉल्व करो हेंसफोर्थ, ये तीन जोड़ियां है। परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग के डेबिट में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, परचेस में से परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरी जोड़ी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एंड तीसरी जोड़ी इज कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो ये तीन जोड़ियां हमेशा याद रखो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यू हैव टू चेक, अगर परचेस दिखा तो यू हैव टू चेक परचेस रिटर्न है या नहीं, सेल्स दिखा तो यू हैव टू चेक सेल्स रिटर्न है या नहीं, सेम वे कैपिटल है तो यू हैव टू चेक ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करो। इज दिस क्लियर, राइट? आगे बढ़ते, तो कैपिटल हमने पोस्ट कर लिया। कैपिटल के बाद अगला आइटम इज बिल्स पेएबल। बिल पेएबल, बिल का पैसा पे करना बाकी है, पेएबल देना बाकी है। तो नाम में ही है पेएबल, पेएबल यानी कि देना बाकी है। तो देना बाकी मीन्स इट इज आर लायबिलिटी, ये हमारे लिए बन गया लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स व्हाट? मुझे अगर किसी को पैसा देना बाकी है, इट विल बी टर्म्ड एज माय लायबिलिटी। तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि बिजनेस के ऊपर कुछ बिल ड्रॉ किए गए हैं, उन बिल का पैसा बिजनेस को पे करना बाकी है। तो बिल पेएबल, पे करना बाकी है यानी कि इट इज लायबिलिटी। तो बिल पेएबल को उठा के मैं सिंपली लायबिलिटी में लिखूंगा बिल्स पेएबल ₹20,000। सो बिल पेएबल, राइट? अगर बिल रिसीवेबल होता तो उल्टा, बिल रिसीवेबल एसेट, आना बाकी मतलब एसेट, देना बाकी मतलब लायबिलिटी। तो बिजनेस को देने हैं पैसे बाहर वालों को, तो देना बाकी है इज माय लायबिलिटी। तो बिल पेएबल इज माय लायबिलिटी। बिल पेएबल के बाद क्रेडिट में लास्ट आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, मतलब आपने बैंक से टेम्पररी लोन लिया हुआ है। इट इज अ टेम्पररी लोन। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब है टेम्पररी कर्जा, राइट? जनरली ओवरड्राफ्ट का टेन्योर होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ओवरड्राफ्ट इज टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सो ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ओवरड्राफ्ट इज अगेन व्हाट? लायबिलिटी। टेम्पररी लोन, लोन है, कर्जा है, मुझे बैंक को ये पैसे कुछ महीनों में या एक साल के अंदर अंदर मुझे वापस करना है, तो इट इज माय लोन। यस और नो? लोन यानी कि कर्जा, यानी कि आई एम लायबल टू पे इट बैक, सो इट बिकेम माय लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं उठा के फिर से लायबिलिटी में लिख रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, right? Bank overdraft was the last item of the credit side, so we are done with the credit side की posting also। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ सम सॉल्व करने का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करो। सो वी आर डन विद द पोस्टिंग।
तो यहाँ पर स्टेप 3 हो गया। अब हमें स्टेप 4 क्या है वो देखना पड़ेगा। तो स्टेप 4 कहते हैं सॉल्व द एडजस्टमेंट्स, डबल इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। क्या कहता है स्टेप 4 कि जो क्वेश्चन के नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स है, क्वेश्चन यानी कि ट्रायल बैलेंस के आइटम अभी हमने पोस्ट किए, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट दी जाएगी। तो अब आपका स्टेप 4 यही कहता है कि उन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो, लेकिन जब एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे डबल इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट को 2 बार रिकॉर्ड करना है, डबल इफेक्ट देना है। इज दिस क्लियर? तो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, यस और नो। तो चौथी स्टेप आपकी फाइनल अकाउंट सम सॉल्व करने की चौथी स्टेप क्या कहता है? सॉल्व द एडजस्टमेंट, डबल इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, राइट। तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स की, क्या क्या की, या अभी तक हमने 3 स्टेप की, वो क्या क्या थी? पहला ड्रॉ द फॉर्मेट, दूसरा हमने एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क किया, तीसरा अभी हमने जो किया पोस्ट द ट्रायल बैलेंस के आइटम। अब जब हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट किए, यानी कि हमने सेल्स, परचेस, रिटर्न, कैपिटल, बिल्स, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट साइड के आइटम पोस्ट किए, साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में डेबिट साइड के आइटम पोस्ट किए, बट जब हमने उसे फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में लिखा तो हमने हर एक आइटम को केवल एक इफेक्ट दिया, सिंगल इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी आइटम। यस और नो? कि हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स जब फॉर्मेट में लिखे तो कैपिटल हमने एक बार रिकॉर्ड किया, परचेसेस एक बार रिकॉर्ड किया, सेल्स एक बार रिकॉर्ड किया, वेजेस एक बार रिकॉर्ड किया, रॉयल्टी एक बार रिकॉर्ड किया। तो ऑल आइटम्स हैज वन इफेक्ट, वही उन्होंने कहा ओनली वन इफेक्ट ईच आइटम। स्टेप 3 में कि जब ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट करोगे वन इफेक्ट ईच आइटम, बट एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त हर एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देना है। तो ऐसे हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट है? तो हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, जो उन्होंने लास्ट कही है, क्लोजिंग स्टॉक 54,000। अगेन हम इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 के बाद जितने भी इलस्ट्रेशन है या जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है खोल के देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो अभी जिस प्रकार में क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दे रहा हूं, अगले हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का यही डबल इफेक्ट होगा। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? कि क्लोजिंग स्टॉक का जो मैं अभी डबल इफेक्ट आपको बता रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, उसके आपको 2 एंट्रीज करनी है, या उसको 2 इफेक्ट देने हैं, या उसे 2 बार रिकॉर्ड करना है। जिस प्रकार में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगले सम में भी उसी प्रकार रिकॉर्ड होगा, उसके अगले सम में भी उसी प्रकार रिकॉर्ड होगा। गेटिंग इट? तो फिर इसका डबल इफेक्ट क्या होगा? तो फर्स्ट सिंपल टू रिमेंबर, आपने क्रेडिट में देखो लास्ट आइटम लिखा हुआ है बाय क्लोजिंग स्टॉक, टोटलिंग की जो लाइंस हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एज जो मैंने कहे थे कि फॉर्मेट जब भी आप बनाओगे फाइनल अकाउंट्स का, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 आइटम्स पहले से लिखा करो। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वन ऑफ दोज आइटम, एंड क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें मिला इन दी एडजस्टमेंट एज 54,000। तो पहला मैं उठा के उसे क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखूंगा एज 54,000। तो हमेशा पहला इफेक्ट यही जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में लास्ट आइटम, कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज ट्रेडिंग क्रेडिट लास्ट आइटम। ये पहला इफेक्ट है। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? तो स्टॉक जो आपके गोडाउन में या आपके शॉप में या आपके दुकान में या आपके फैक्ट्री में अभी भी बचा हुआ है, जिसे आइदर आपने प्रोडक्शन में यूज नहीं किया या इसे आपने अभी तक बेचा नहीं है। तो इट इज अनसोल्ड आइटम्स और अनयूज्ड और अनकंज्यूम्ड आइटम्स जो आपके गोडाउन में या शोरूम में या दुकान में या फैक्ट्री में अभी भी पड़ा हुआ है। तो इतना स्टॉक अभी भी मेरे पास है। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, राइट। एंड दूसरा स्टॉक, यानी कि इतना सामान अभी भी मेरे पास बाकी है, तो स्टॉक विल बिकेम माय एसेट। स्टॉक मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट, प्रॉपर्टी है ना। जो मेरे पास गोडाउन में स्टॉक है उसे मैं कुछ दिनों बाद बेच के पैसे में कन्वर्ट करूंगा, तो स्टॉक बिकेम माय प्रॉपर्टी। तो सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जाएगा ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। गेटिंग इट? तो दो इफेक्ट क्या होगा? पहला, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। गेटिंग इट? क्योंकि वो उसकी पहली फिक्स जगह है। एंड दूसरा, स्टॉक बीइंग माय प्रॉपर्टी, दूसरा इफेक्ट मैं उसे दूंगा ऑन द एसेट साइड। तो मैं एसेट्स में लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 54,000। तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यही डबल इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देंगे इस प्रकार से, राइट। एंड उसका डबल इफेक्ट हमेशा आपको इसी प्रकार से देना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड ऑन द एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में 54,000 एंड सेकंड इफेक्ट ऑन द एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 54,000। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वो पूछेंगे, मैं उस पर आपको डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगा या डिटेल और नहीं दूंगा। सिंपल याद क्या रखना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट लास्ट आइटम एंड एसेट्स, ऑलवेज यही डबल इफेक्ट होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, उठाना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है, एसेट्स में लिखना है, डबल इफेक्ट। अमाउंट देखो मैंने दोनों तरफ कितनी लिखी? 54,000 रुपीज लिखी।
इज दिस क्लियर? तो वी आर डन विद द क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट। इसके साथ साथ और कोई हमें एडजस्टमेंट दी है क्या? आंसर इज नो। सो वी आर डन विद आर स्टेप नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट को सॉल्व करो और इसका डबल इफेक्ट दे दो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट है, आने वाले क्वेश्चन में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होंगे, तो देखते हैं उसमें मल्टीपल बाकी की एडजस्टमेंट्स का क्या क्या डबल इफेक्ट होगा। बट याद क्या रखना है आपको कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक का इसी प्रकार डबल इफेक्ट आपको देना है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। So we are done with step 4, solve the adjustment. अब step 5 क्या कहता है? step 5 कहता है close ऑब्लिक बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसे क्लोज करो, बैलेंस करो। हमें लेजर बैलेंसिंग आता है कि हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, बड़ी टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वही हमें करना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे क्लोज करो। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमने बनाया है, एंड उसे क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस ढूंढो। दोनों में से कुछ एक मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। तो फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। तो कैसे? तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। देखते हैं कैसे। तो क्या है स्टेप 5? क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं अपने फॉर्मेट में आ रहा हूं, इन ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ऊपर का हिस्सा इज ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों तरफ के अमाउंट का टोटल लूंगा। कौन सी अमाउंट? यहां पर दो अमाउंट है, इनर आउटर। तो आउटर अमाउंट कॉलम इज द फाइनल अमाउंट कॉलम। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो आइटम है, 76,000 एंड 54,000। उन्हें ऐड करोगे तो उसका टोटल आ रहा है 1,30,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,30,000। मैं ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। बैलेंसिंग हमने पढ़ा हुआ है लेजर चैप्टर में, या इससे पहले वाले टॉपिक्स में डेप्रिसिएशन में भी हम अकाउंट्स को बैलेंस करते थे। तो उसी प्रकार में यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कर रहा हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के दोनों आइटम्स की टोटल आ रही है 1,30,000। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखो 24,000, 68,000, 4,000, 6,000 एंड 400। इन्हें ऐड करोगे तो टोटल आ रही है 1,02,400। तो रफली मैंने दोनों तरफ की टोटल ली। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल इज 1,30,000 एंड ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल इज 1,02,400। इन दोनों में से बड़ी टोटल कौन सी है? तो इन दोनों में से बड़ी अमाउंट इज 1,30,000। यस और नो? 1,30,000 इज बिगर अमाउंट देन 1,02,400। तो मैं दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिख रहा हूं 1,30,000। यस और नो? इसी प्रकार से हम बैलेंस करते हैं कि बड़ी अमाउंट मैंने टोटल में दोनों तरफ लिख ली, राइट। अब मैं क्या करूंगा? मैं डिफरेंस निकालूंगा, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट। तो मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, 1,30,000 minus 1,02,400 is 27,600. The difference of trading account is 27,600. कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट 27,600 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस मुझे उस तरफ लिखना है जिस तरफ की टोटल छोटी है। तो क्रेडिट 1,30,000 बड़ी टोटल है, डेबिट 1,02,400 छोटी टोटल है। तो जो हमारा डिफरेंस आता है उसे हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर में उस तरफ लिखूंगा जिस तरफ की टोटल छोटी है। तो कौन सी तरफ की टोटल छोटी है? डेबिट की टोटल छोटी है। तो जो टोटल हमने लिखा 1,30,000, उसके ऊपर वाले लाइन पर मैं लिख रहा हूं 27,600 एज माय बैलेंसिंग फिगर। ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने फिर से उसी तरह से बैलेंस किया, दोनों तरफ का टोटल लिया, बड़ी अमाउंट मैंने बड़ी टोटल दोनों तरफ लिखी, फिर बड़ा टोटल माइनस छोटा टोटल, मुझे डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर मिला 27,600। जो मैंने डेबिट में लिखा क्योंकि डेबिट वाज शॉर्ट, तो डेबिट में मुझे बैलेंसिंग फिगर कितना मिला? 27,600। अब इस 27,600 को कहना क्या है? अब इस 27,600 को आपको कहना है एज ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहना है? ग्रॉस प्रॉफिट। वाई ग्रॉस प्रॉफिट? तो ये सिंपल दिमाग में फिट कर दो कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा, अब क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, तो इनकम साइड बड़ा है, डेबिट यानी कि खर्चा साइड छोटा है। यस और नो? हमें इनकम दैट इज क्रेडिट बड़ा मिला, डेबिट छोटा मिला। क्रेडिट 1,30,000 है, डेबिट 1,02,400 है। क्रेडिट इज इनकम साइड, डेबिट इज एक्सपेंडिचर साइड। क्रेडिट में हमने सेल्स यानी कि इनकम लिखा है, यस और नो? डेबिट में हमने परचेसेस, रॉयल्टी, वेजेस यानी कि खर्चे लिखे। तो इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, सो देयर इज अ प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस हमें मिला उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। एंड उसके सामने 27,600 के सामने मैं लिख रहा हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कि कैरिड डाउन। कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन हमने ऑलरेडी सीखा है अकाउंटिंग में, यस और नो? जब भी आप कैरिड डाउन लिखते हो तो कैरिड डाउन के बाद उसे आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ता है? ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है उसे उठा के मैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे लेके आ रहा हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 27,600। कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन।
ग्रॉस प्रॉफिट जब भी मिलेगा कैरेट डाउन से उसे उठा के ब्रॉट डाउन में लेके आना है। अगर मान लो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बड़ा होता तो मुझे बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में मिलता, जिसे मैं लिखता बाय ग्रॉस लॉस। डेबिट बड़ा यानी कि नुकसान, क्रेडिट बड़ा यानी कि फायदा। तो टोटल में हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो यहां पर प्रॉफिट है। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट जब आएगा उस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ग्रॉस मींस व्हाट, कि ये सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस है, सिर्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। गुड्स खरीदने का एंड बेचने का प्रॉफिट इज 27,600। अब इसे हमने कैरी किया टू P&L अकाउंट, क्योंकि P&L अकाउंट में भी हमारे पास बाकी के खर्चे हैं, वो खर्चे माइनस करने के बाद हमें फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। तो एज पर आर लास्ट स्टेप उन्होंने क्या कहा था कि क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कैरी किया टू द P&L अकाउंट क्रेडिट। कैरेट डाउन से लेके मैं नीचे लेके आया ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 5 के हिसाब से हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L में लेके आए। अब अगली स्टेप क्या कहती है, अगली स्टेप कहती है क्लोज ऑब्लिक बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करो एंड आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलेगा। तो मैं फटाफट आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे मैं बैलेंस करूंगा। फिर से बैलेंस करते वक्त P&L के क्रेडिट में देयर इज ओनली वन आइटम 27,600, तो P&L के क्रेडिट का टोटल इज 27,600 एंड P&L के डेबिट में इंश्योरेंस से लेके सैलरी तक आइटम से 1,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,600, 1,000 एंड 16,000, इन सबको ऐड करने पर मुझे टोटल मिल रही है 25,600। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो निचला हिस्सा है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, ग्रॉस प्रॉफिट मिला, वो मैं नीचे लेके आया। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 27,600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का टोटल है 25,600। अगेन इनमें से बड़ी अमाउंट इज 27,600, वो मैं दोनों तरफ लिख रहा हूं। बड़ी अमाउंट हम टोटल में दोनों तरफ लिखेंगे एंड इमीडिएटली मैं बैलेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। बड़ी अमाउंट 27,600 माइनस छोटी अमाउंट 25,600, डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपीज का। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ बैलेंस ऑफ ₹2,000 या सिंपली 2,000 को हम बैलेंसिंग फिगर कहेंगे एंड इस 2,000 रुपए को उठाएंगे एंड डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, इसलिए बैलेंस अपोजिट साइड में आ गया 2,000 एंड इस बैलेंसिंग फिगर को मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने पर आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो बैलेंसिंग फिगर आता ऑन द क्रेडिट साइड, जिसे मैं नेट लॉस कहता। डेबिट बड़ा मतलब खर्चे ज्यादा यानी कि नुकसान, क्रेडिट बड़ा यानी कि इनकम ज्यादा यानी कि फायदा। तो अभी जब हमने टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है यानी कि इनकम्स का टोटल ज्यादा है, खर्चों का टोटल कम है, तो वी आर इन अ प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज आवर फाइनल प्रॉफिट, दिस इज आवर फाइनल प्रॉफिट, इसलिए उसको हमने कहा नेट प्रॉफिट। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो आवर नेट प्रॉफिट ऑफ भारद्वाज एंड सन्स इज 2,000 रुपीज की। भारद्वाज एंड सन्स ने पूरे साल जो बिजनेस कंडक्ट किया उसमें उन्हें 2,000 रुपए का फायदा हुआ। सो 2,000 रुपीज इज नेट प्रॉफिट ऑफ भारद्वाज एंड सन्स। अब इस नेट प्रॉफिट का करना क्या है, तो सिंपली इस नेट प्रॉफिट को उठाना है एंड बैलेंस शीट में आना है, लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड करना है। तो मैंने लिख लिया प्लस नेट प्रॉफिट 2,000 कि नेट प्रॉफिट उठाओ, प्रॉफिट है, फायदा है। किसका फायदा है, बिजनेसमैन का फायदा है। तो बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया था, इस कैपिटल में आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट विल बी एडेड बैक टू द कैपिटल। गेटिंग इट, कि बिजनेसमैन का कैपिटल इज 2,40,000 प्लस उन्हें और प्रॉफिट के 2,000 मिलेंगे, तो अब टोटल कैपिटल विल बी 2,42,000। 240 प्लस 2,000, माई टोटल कैपिटल इज 2,42,000। तो एज पर स्टेप नंबर 6 हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया एंड नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया। इज दिस क्लियर, कि जो मिला हुआ नेट प्रॉफिट है उसके आगे मैंने कैरेट डाउन नहीं लिखा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन एंड ब्रेक डाउन लिखना है। नेट प्रॉफिट को हमेशा उठाना है, कैपिटल में ऐड करना है। उसी के जगह अगर हमें नेट लॉस मिला होता तो नेट लॉस को मैं कैपिटल से क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता। गेटिंग इट, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस है तो कैपिटल कम होगा। नुकसान की वजह से कैपिटल कम होगा, कि मैंने जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे नुकसान हुआ तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। मैंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे, प्रॉफिट हुआ तो मेरा इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल इंक्रीज होगा।
गेटिंग इट और नॉट? तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में यू हैव टू ऐड इट बैक। तो 2,40,000 प्लस नेट प्रॉफिट, अब माई टोटल कैपिटल इज 2,42,000। यहीं पर हमारी स्टेप 6 कंप्लीट हुई, जिसमें मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे कैपिटल में ऐड कर दिया। सो वी आर डन विद स्टेप नंबर 6। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7 क्या कहता है? तो स्टेप 7 कहता है टैली द बैलेंस शीट। स्टेप 7 कहता है अब बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑटोमेटिकली। बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल हैज टू बी इक्वल। आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। तो मैं आ रहा हूं इन बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल करूंगा, आप भी साइड बाय साइड टोटल करो कि जो एसेट साइड है उसमें अगर आप देखोगे तो कैश इज 10,000, बैंक 40,000, फर्नीचर 34,000, बिल्डिंग 1,20,000, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक 54,000। उन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल मिल रही है 3,58,000। एसेट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 3,58,000। एंड ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम इज 2,42,000, कैपिटल इज 2,42,000, क्रेडिटर्स 56,000 प्लस बिल्स पेबल 20,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। इन चारों को ऐड करोगे तो इसका भी टोटल आ रहा है 3,58,000। सो माय बैलेंस शीट की टोटल दोनों तरफ हमेशा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इक्वल ही आनी चाहिए। बैलेंस शीट शुड टैली ऑटोमेटिकली। अगर आपने सही सारे स्टेप सही से फॉलो किए हैं, स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक, कि पोस्टिंग ठीक से किया है, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट सही है, कैलकुलेशन सही है, ग्रॉस प्रॉफिट सही है, नेट प्रॉफिट सही है, तो एंड में योर बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑटोमेटिकली। जैसे कि यहाँ पर हुआ कि मेरा एसेट साइड का टोटल इज 3,58,000, लायबिलिटी का टोटल भी है 3,58,000। सो माई बैलेंस शीट got tallied automatically. तो we are done with the step 7 and साथ ही साथ we are done with the solution also कि illustration 1 complete हो गया, balance sheet tally sums complete, right? Solution is complete। हमने illustration 1 को solve किया, balance sheet tally किया, we are done। तो इसमें हमें मिला क्या? हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला, नेट प्रॉफिट मिला एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस मिली कि बिजनेस के एसेट्स मिले एंड बिजनेस की लायबिलिटी मिली। सो वी आर डन विद आवर इलस्ट्रेशन 1। अब हम क्या करते हैं, फटाफट जंप करते हैं ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसी के बाद वाला क्वेश्चन, उसके भी स्टेप्स वाइज सम को सॉल्व करने की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। मंगेश ट्रेडर्स के लिए फाइनल अकाउंट्स बना, ठीक है, बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एंड साथ ही साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर 4, उसमें क्लोजिंग स्टॉक तो है ही, साथ ही साथ कुछ और एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी है, यस और नो? तो देयर इज अ ट्रायल बैलेंस एंड देयर इज एडजस्टमेंट। तो इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स को बेस लेके हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, यस और नो? तो फाइनल अकाउंट्स तो बनाना है, कैसे? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स? तो स्टेप 1 कहता है कि ड्रॉ अ फॉर्मेट। स्टेप 1 कहता है कि फाइनल अकाउंट्स अगर आपको बनाना है तो पहले फॉर्मेट रेडी करो। तो ठीक है, चलो फॉर्मेट रेडी करते, तो आप भी क्या करो, मेरे साथ फॉर्मेट रेडी करो। तो फॉर्मेट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट पेज पर आ रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर का हिस्सा इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट पेज पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बनना चाहिए एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड ये फॉर्मेट रेडी कर सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, अगले पेज पर बैलेंस शीट बनाओ। दिस इज फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो स्टेप 1 के हिसाब से क्या करना है, आपको हमेशा फॉर्मेट रेडी करके रखना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कीप रेडी द फॉर्मेट, राइट? तो फॉर्मेट रेडी हो गया। फिर स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है रीड द एडजस्टमेंट्स एंड पुट नेसेसरी टिक मार्क्स ऑन ट्रायल बैलेंस आइटम। तो अभी हम समझते हैं कि अब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं तो उन्हें पढ़ते हैं एंड उन्हें डिस्कस करके ट्रायल बैलेंस पर जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर हम टिक मार्क करते हैं। तो एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप भी अपने क्वेश्चन से एडजस्टमेंट पढ़ो। मैं एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर साइड में डिस्प्ले कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि जो पहली एडजस्टमेंट है उसमें उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000 एंड मार्केट प्राइस 20,000। तो जो आगे प्राइजेस दिए उस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखते हैं प्राइजेस का मतलब क्या है, दो प्राइजेस का मतलब क्या है। बस आपको अभी तो नहीं याद रखना है कि जो एडजस्टमेंट 1 है दैट इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम कहीं पर भी ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क नहीं करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम इंडिविजुअली डबल इफेक्ट देते हैं जैसे हमने अभी दिया था इन द फर्स्ट इलस्ट्रेशन।
तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिखेगा ओके क्लोजिंग स्टॉक है, आगे बढ़ो, कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। जंप करो ऑन द सेकंड एडजस्टमेंट जिसमें मैंने कहा है ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, मतलब ऑफिस की सैलरीज देना बाकी है, ऑफिस सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। तो आपको आपके ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक, क्या कहीं पर ऑफिस सैलरी ऐसा आइटम आपको दिख रहा है क्या? क्या आउटस्टैंडिंग है? ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या कि ऑफिस सैलरी के पैसे देने बाकी है। गेटिंग इट? कि ऑफिस सैलरी का 1000 हमें और देना बाकी है, राइट? तो ऑफिस सैलरी कहाँ है? तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो, कैन यू सी ऑफिस सैलरी? आंसर इज यस, मुझे ऑफिस सैलरी दिख रहा है। तो इस ऑफिस सैलरी पे मैं क्या करूंगा? सिंपली एक टिक मार्क करूंगा कि ऑफिस सैलरी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है एंड इसी ऑफिस सैलरी पे देयर इज एडजस्टमेंट, तो इस एडजस्टमेंट के लिए मैं ट्रायल बैलेंस की ऑफिस सैलरी पर टिक मार्क कर रहा हूं। सो जो हम टिक मार्क कह रहे हैं वो ये है कि ऑफिस सैलरी पे एडजस्टमेंट है, पुट अ टिक मार्क ऑन ऑफिस सैलरी, कि जब हम ऑफिस सैलरी के आइटम्स को पोस्ट करेंगे इन द क्वेश्चन तो हमें याद होगा कि इस पर एडजस्टमेंट है एंड उस एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? तो ऑफिस सैलरी पे मैंने टिक मार्क किया फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट। क्लियर है ये? फिर तीसरी एडजस्टमेंट उन्होंने क्या दी है, तो वो कह रहे हैं प्रीपेड वेजेस ₹1000, प्रीपेड वेजेस ₹1000। तो फिर से चेक करो क्वेश्चन में कहीं पर आपको वेजेस दिख रहे हैं क्या? आंसर इज यस, मुझे ऑफिस सैलरी के ऊपर ही दिख रहा है, देखो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज है, एडजस्टमेंट इज फॉर वेजेस, तो वेजेस है ना इसमें, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस है, तो वेजेस पे देयर इज एडजस्टमेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वेजेस एंड सैलरीज पे एक टिक मार्क कर रहा हूँ, या सिंपली वेजेस पर एक टिक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है प्रीपेड वेजेस। ठीक है, तो प्रीपेड वेजेस, तो वेजेस पर मैंने टिक मार्क कर लिया कि वेजेस पे देयर इज एडजस्टमेंट। कहाँ है एडजस्टमेंट? नंबर 3 इज ऑन वेजेस, तो मैंने वेजेस पर टिक मार्क कर लिया, सिंपल। फिर चौथी एडजस्टमेंट वो कह रहे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, मोटर वैन है एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स को एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने क्या कहा है? डेप्रिसिएट करो। पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर, एसेट्स को हम एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएट करते, वैसे ही उन्होंने यहां पर कहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करो। तो ठीक है, तो इन तीनों पर हमें टिक मार्क देना पड़ेगा कि मुझे इन तीनों को डेप्रिसिएट करना है। किसे किसे? तो ऑफिस इक्विपमेंट चेक करो, कहीं पर आपको ऑफिस इक्विपमेंट दिख रहा है क्या? आंसर इज यस, तो पुट अ टिक मार्क ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। फिर दूसरा मुझे किसे डेप्रिसिएट करना है? मोटर वैन, तो ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे ये मोटर वैन, तो पुट अ टिक मार्क ऑन मोटर वैन। एंड तीसरा मुझे डेप्रिसिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी, तो मोटर वैन के नीचे प्लांट एंड मशीनरी पे पुट अ टिक मार्क। तो चौथी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करो, तो इन तीनों पर मैंने एक एक टिक मार्क दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट, कि उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा इन तीनों को डेप्रिसिएट करो, तो मैंने तीनों पर एक एक टिक मार्क दे दिया। तो हमने चारों एडजस्टमेंट पढ़ी, उसके हिसाब से मैंने वेजेस सैलरीज, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क कर दिया। तो वी आर डन विद द स्टेप 2 जो कहता है एडजस्टमेंट पढ़ो टिक मार्क करो, तो स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है पोस्ट ट्रायल बैलेंस आइटम्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस इन फाइनल अकाउंट्स, ये पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम टू रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डेबिट के आइटम्स पढ़े, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम्स पढ़े, उन्हें पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के आइटम पढ़े, उन्हें पोस्ट किया। तो हम अभी भी इस क्वेश्चन में वही करेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम कि ओपनिंग स्टॉक दिया है या परचेसेस दिया है या सेल्स दिया है। बट यहाँ पर उन्होंने कॉलम्स डेबिट क्रेडिट के हिसाब से सेग्रीगेट करके नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट सेग्रीगेट करके दी है, पर्टिकुलर्स एक ही है। गेटिंग इट? तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक से लेके नीचे 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 पढ़ेंगे एंड हर एक आइटम को पोस्ट करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आपका अभी होमवर्क क्या है? एक तो फॉर्मेट अगर आपने रेडी किया तो वेरी गुड, राइट? एडजस्टमेंट भी आपने मेरे साथ टिक मार्क किया, वेरी गुड। तो आपका होमवर्क बस इतना ही है कि पेंसिल से जितने आइटम आप इसमें से पोस्ट कर सकते हो ऑन योर ओन, लाइक आप पहले क्वेश्चन का सहारा ले सकते हो कि इन फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो आइटम्स पोस्ट किए लगभग ऑलमोस्ट जो 70% आइटम्स है इस क्वेश्चन में वो वही है, नए आइटम्स बहुत कम है। तो आपका होमवर्क क्या है कि पेंसिल से आप अपने फॉर्मेट में इन्हें पोस्ट करके रखो, राइट? ये क्लियर है? तो इतना करके रेडी रखो, कल आने के बाद हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को डिस्कस करते हैं एंड हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? चलो, तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।